नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाली है, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तथ्यों को हम अभी यहाँ से देख रहे हैं। पिछली 5 कक्षाओं में हमने लगभग 400 से भी अधिक तथ्यों को देखा, जो कि पर्यावरण अध्ययन संबंधी प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी थे। आज हम आगामी कुछ तथ्यों को देखते हैं और आज हमारी 6वीं कक्षा है। सबसे पहला तथ्य, वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तथ्यों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला तथ्य, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र कौन से होते हैं? तो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिन्हें पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को कैसा किया गया है? कुछ को विनियमित किया गया है। कुछ को प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। अगला तथ्य, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या कहलाता है? भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण अर्थात बदलाव हो जाना, वही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। अगला तथ्य, जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? सबसे पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और उसके बाद में स्थिरीकरण। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने दी? एफ क्लीमेंट ने। तो एफ क्लीमेंट ने क्या काम किया कि सन 1916 था, 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया और जो अनुक्रमण शब्द पर्यावरण अध्ययन में प्रयुक्त होता है, उसकी सर्वमान्य परिभाषा किसने दी? एफ क्लीमेंट ने दी थी। अगला तथ्य देखते हैं, वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, ट्रैफिक मिशन क्या सुनिश्चित करता है? ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। किसको नहीं हो? प्रकृति के संरक्षण को। तो ट्रैफिक मिशन क्या काम करता है या क्या सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और पौधों या जीव जंतुओं का यदि हम व्यापार करते हैं तो उसके माध्यम से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। किसके द्वारा? यह एक रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN का। किसका है रणनीतिक बंधन? WWF एवं IUCN का।
तो ये ट्रैफिक संबंधी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी वही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता क्या कहलाती है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी वही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था। किसने किया था? वी टेकर ने। किसने किया था? वी टेकर ने ये विभाजन किया था। तो जैव विविधता क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार के प्राणियों की प्रजाति, वह क्या कहलाती है? जैव विविधता। और जैव विविधता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, अल्फा, बीटा और गामा। और यह विभाजन कब किया गया था? तो 1972 में यह विभाजन किया गया था। किसने किया था? वी टेकर ने यह विभाजन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। यही जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। कौन करती है? जैव विविधता ही पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। जैव विविधता के नाश के कारण क्या है? तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी होना, पर्यावरणीय प्रदूषण होना और वनों का नाश होना, यही जैव विविधता के नाश का कारण है। इसी के कारण से प्राणियों की अनेक प्रकार की प्रजातियां प्रायः विलुप्त होती हुई देखी जा रही हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। ये जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। अगला तथ्य, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे कौन कौन से कारण बताए हैं जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? कौन कौन से कारण हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये सभी जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। अगला तथ्य है कि जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा क्या है? जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा क्या है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये सभी क्या है? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला तथ्य देखते हैं। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। कौन सा है? झूम खेती। यह खेती का अवैज्ञानिक तरीका है और इसके कारण से पर्यावरण को या जैव विविधता को अनेक प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, क्या है? पूर्वी हिमालय। और भारत में जैव विविधता के ताप स्थल अर्थात हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल अर्थात हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो देखिए, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं, सॉरी, ये तथ्य यहां से नहीं बल्कि यहां से प्रारंभ होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं, कहां पर और पाए जाते हैं? उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं और उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी।
अगला तथ्य, भारत में टोटल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। कौन कौन से? ए हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय पहला, पश्चिमी घाट दूसरा, म्यांमार भारत सीमा तीसरा एवं सुंडालैंड चौथा। तो इस प्रकार से भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला तथ्य देखते हैं, हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया और किसके द्वारा किया गया? नॉर्मन मायर्स के द्वारा। तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा वर्ष 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और इस तथ्य को आप याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट। फिर से देख लेते हैं एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हॉटस्पॉट क्या कहलाता है? जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। अगला तथ्य, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकाया। सिकाया क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला तथ्य, किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जा सकता है कि यह प्रजाति विलुप्त होने वाली है या विलुप्ति के कगार पर आ गई है? तो किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जा सकता है? कि जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। कब से? कम 50 वर्ष से। जब वह प्राकृतिक आवास में कम से कम 50 वर्ष से यदि वह नहीं देखी गई है, तो ऐसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, माना जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है। क्या है उत्तरदायी? बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, कर्मता और आनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सभी किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है। अगला तथ्य, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो व्यापक निच किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। कहाँ सम्मिलित की जाती हैं? तो रेड डेटा बुक्स में की जाती हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, कौन सा है? IUCN। और रेड लिस्ट में क्या सम्मिलित किया जाता है? कि ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई हैं या जो कि संकटग्रस्त हैं, वे सभी रेड डेटा बुक में सम्मिलित की जाती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, कौन कौन? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये सभी संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन कौन से? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये सभी किसमें आते हैं? ये संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टियहरी
अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्यगधा संकट के नजदीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। तो यहाँ पर प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में, अति संकटग्रस्त श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैनटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अधिक संकटापन्न किस्म है? कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सबसे ज्यादा संकटापन्न प्राणियों की किस्म है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरीकरण तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है और पक्षियों के वासस्थान के निरंतर कटने से, कीटनाशक, रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग होने से भी पक्षियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। क्या नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण। ये जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन संबंधित एमपीटेट वर्ग 3 के अंतर्गत अपनी 6वीं कक्षा का अध्ययन किया। कल हम 7वीं कक्षा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।